हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हम हैरान रह जाते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वही हमें दगा दे जाते हैं और हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं कि रूह तक कांप जाती है। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब ताबिश दबे पांव मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मुझे उसकी आमद का बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। अचानक उसे छींक आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने कमरे में इस तरह खड़े देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो बिना मेरे गुस्से की परवाह किए टिकटिकी बांधकर मेरी तरफ देखता जा रहा था। उसके इस तरह से देखने से मैं थोड़ी सी नर्वस भी हुई, क्योंकि इस वक्त मैं कमरे में अकेली थी। मैंने साड़ी पहन रखी थी और उसका पल्लू नीचे गिरा रखा था। मेरी बैक पर मेरे ब्लाउज की डोरियां अभी खुली हुई थी, जिसकी वजह से मेरी आधी कमर नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से अपने बालों को अपनी कमर पर फैलाया और उठकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दरवाजा नॉक करके इजाजत लेने के बाद कमरे में आया करो मेरे। तुम्हें एक बात कितनी बार मैं समझाऊं? उससे ये सब कहते हुए मेरा गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। मुझे उसका इस तरह मेरे कमरे में दबे पांव आ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज उसने मुझे कैसी हालत में देख लिया था। मेरी बात सुनकर उसने सर झुका लिया और कहने लगा, मैं आपको बताने आया था कि खाना लग गया है, आप आकर खा लें खाना। जिस पर मुझे मजीद गुस्सा आया। मैं पहले ही बता चुकी थी कि आज मैं डिनर पे इनवाइटेड हूँ, तो घर खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद वो कितना कमजोर बहाना बना रहा था। मैंने गुस्से में उसे और कुछ ना कहा, बस अपने कमरे से दफा हो जाने के लिए कहा, जिस पर वो फौरन सर झुकाए मेरे कमरे से चला गया। मैंने आईने में खुद को देखा तो अपना हुलिया देखकर मुझे खुद ही काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। साड़ी काफी ज्यादा बोल्ड तर्ज पर सिली हुई थी, जिससे मेरे वजूद की सारी रानाइयां साफ जाहिर हो रही थी। मैं सैकड़ों मर्दों के दरमियान ये लिबास पहनकर जाने वाली थी, लेकिन 15 साल ताबिश पर गुस्सा हो रही थी जो एक बच्चा था। हमारी हाई लेवल सोसाइटी के मेयार भी दोहरे होते हैं। हमें गुस्सा सिर्फ गरीब पर आता है, अपनी इज्जत पर खतरा भी गरीबों से महसूस होता है, भले वो कोई छोटा सा बच्चा हो या 60 साल का कोई बूढ़ा शख्स। अमीरों की बड़ी से बड़ी बदतमीजी भी हम हंसकर बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमें अपने आप को छुपाना भी सिर्फ गरीबों से होता है। अमीरों के सामने हम आधे कपड़ों में भी चले जाएं तो इस बात पर फख्र महसूस करते हैं। आखिर को हाई क्लास से ताल्लुक रखने वाले मर्द जो होते हैं, इनकी नजरें साफ शफाफ होती हैं, जिनमें कुछ घटियापन नहीं होता। अमीरों की गलत हरकत को भी हम लिबरल्स का नाम देकर चुप हो जाते हैं। नीच, घटिया और दिल फेंक जैसे लफ्ज तो हमने गरीब तबके के लिए मुख्तस कर रखे हैं, जबकि ये काम सब अमीर मर्द बाकायदगी और ज्यादा बखूबी कर लेते हैं। बहरहाल, अपने जहन में आने वाली तमाम सोचों को झटक कर मैं रात के डिनर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डीप गले और स्लीवलेस साड़ी में मैं गजब ढा रही थी। स्लीवलेस होने के बावजूद साथ साथ ये साड़ी बैकलेस भी थी, जिसमें मेरा जिस्म तमाम रानाइयां अच्छे तरीके से वाज़ेह कर रहा था। मैं अपनी ऐसी ही कोई साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि डिनर पर सबकी नजरें मेरी तरफ ही उठकर रह जाएं। ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं डिनर पर पहुंची तो सभी ने मेरी बेहद तारीफ की। सबकी तारीफों में रोजमर्रा की तरह मौसूल मैं कर रही थी। तभी शहर के जाने माने बिजनेसमैन के डिनर पर आने का ऐलान हुआ। इन्हीं के एजाज में ये डिनर रखा गया था। सभी लोग इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। मैं भी पुरशौक अंदाज में इस तरफ देख रही थी। बिजनेसमैन जैसे ही महफिल में आया, महफिल में जैसे जान सी पड़ गई। सभी औरतों की ख्वाहिश थी कि बिजनेसमैन शहरियार हसन इनके साथ डांस करे। मैं एक कोने में खड़ी सब तमाशा देख रही थी। मैं जितनी भी बोल्ड थी, मगर मैंने कभी किसी मर्द के साथ दोस्ती नहीं की थी, और ये बात मेरी सोशल सर्कल के तमाम लोग जानते थे कि मैं मर्दों से दूर दूर रहने वाली औरत थी। मैं बोल्ड कपड़ों का इंतखाब करती, मर्दों को अपना जिस्म दिखाकर ललचाती थी, मगर इन्हें कभी अपने करीब नहीं आने देती थी, क्योंकि मेरा मानना था कि लाहासिल रहना ही अच्छा होता है। जब औरत अपने आप को ट्रे में सजाकर मर्दों के हाथों में दे देती है, तब उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, और मैं किसी भी सूरत खुद को बेवक़्त करना नहीं चाहती थी। बिजनेसमैन सभी औरतों की डांस करने की पेशकश को शाइस्तगी से झुटलाते हुए मेरे करीब आया और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। कुछ औरतें रश्क और कुछ हसद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मर्दों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। शहर का मशहूर बिजनेसमैन मुझे डांस करने की दावत दे रहा था, लेकिन मेरा हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था।
और ना ही मैं उसकी पेशकश को ठुकराना चाहती थी। मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। खैर, अपनी तमाम तर तरबियत और अखलाकियात को पसे पुष्ट डालते हुए मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरे दिल ने जैसे दुहाई दी थी और एकदम से कुरलाया था। कोई वादा था जिसकी याद दहानी मेरे जहन में गूंजी थी। हम अभी डांस कर ही रहे थे जब हसन शहरियार मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों पर मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने घुमाकर उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और अपना पर्स उठाकर वहां से निकल आई। इसके अलावा मैं कोई भी बात करना नहीं चाहती थी। शहरियार हसन के गलत तरीके से छूने की वजह से मेरे जिस्म में जैसे चूंटियां सी रेंग रही थी। मुझे बार बार उसका लम्स महसूस हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि अपने जिस्म की इस जगह को काट कर ही फेंक दूं या इस जगह से खाल उधेड़ दूं जहां पर शहरियार हसन ने छुआ था। एक वादे की बाज गश्त मेरे बार बार कानों में सुनाई दे रही थी। मैं कमरे में आई और फुट फुट कर रो दी। मेरे रोने में बेहद अजियत थी। एक अजियत सिर्फ हसन शहरियार के लफ्ज की थी नहीं, बल्कि कई और बातें थी जो मुझे रुला रही थी। कहते हैं कि जो ना रोता हो उसे कभी ना रुलाओ, क्योंकि जब वो रोता है तो फिर अपने हर दुख को रोता है। मेरे साथ भी यही मामला हो रहा था। मैं भी इस वक्त हसन शहरियार के लफ्ज के साथ साथ न जाने और कितनी यादों में बेचैन थी और रो रही थी। खुद से किए हुए अहद के टूटने पर अजियत में मुब्तला थी। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ दिल से एक ही ख्वाहिश की थी और वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी ना हुई थी। मेरे रोने में शिद्दत आती जा रही थी और मैं चीखने लगी। ऐसे में मुझे किसी की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। ताबिश मेरे कमरे में दबे पांव न जाने कब दाखिल हुआ था और मुझे रोते हुए देख रहा था। मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे अपने कमरे से दफा हो जाने के लिए कहा। पता नहीं क्यों ये लड़का मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मेरा सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। मैं उठी, पानी का ग्लास लेकर 3-4 मिनट की गोलियां निगली और बेड पर गिर गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती जा रही थी। मेरे कपड़े कहाँ थे मुझे इस बात की भी खबर ना हुई। जब ताबिश कमरे के अंदर आया उसने आते ही मेरे साथ मुझे नींद में भी उसकी जानिब से की जाने वाली हर हरकत महसूस हो रही थी, मगर मैं उठने से कासिर थी। और फिर उसने मेरे दोनों मैं हाले मुराद हूँ, जिसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं आया था, जिसने कभी हार नहीं मानी थी, सब लोगों में बदतमीज और मुंह फट मशहूर थी। हर वो काम जिससे मेरे बाबा रोका करते थे मैं शौक से किया करती थी। मेरे जहन में हर वक्त बस यही धुन सवार रहती थी कि मुझे बाबा कोई बात नहीं माननी है और इन्हें अजियत में मुब्तला करके रखना है, और अपनी इस धुन को बखूबी पूरा किया करती थी। इस बात को यकसर नजरअंदाज कर देती थी कि मेरी हरकतों की वजह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरी जात को उठाना पड़ता है, ना कि किसी दूसरे को। बाबा मुझे तकलीफ देखकर महसूस जरूर करते थे, मगर अपने काम पर फिर मसरूफ हो जाया करते थे और मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया करते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मुझसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। ये बात मेरे दिल में मजीद गिरा लगा गई। मैं यही सोचने लगी, बाबा को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पर गलती सरासर मेरी थी। मैं ऐसी क्यों हुई थी इस बारे में बाबा ने कभी सोचा नहीं था। बस मुझे बदल देना चाहते थे, ये सोचे बिना कि सख्ती करने से शायद इंसान सुधरा करते हैं। जो पत्थर हो वो सिर्फ टूटा करते हैं। बाबा ने मामा को घर से निकाल दिया था और ये सब मेरी आंखों के सामने किया था, जब मेरी माँ को धक्के पे धक्का दे रहे थे और मैं बस बेबसी से चीखती चिल्लाती जा रही थी। मुझे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। ऐसा सिर्फ आज नहीं हुआ था, बल्कि वो रोज ही मेरी माँ को मारा पीटा करते थे और मैं अपने जख्मी दिल के साथ अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन मेरे पास अपनी माँ को बचाने का कोई इख्तियार भी नहीं था। माँ जब लहू लहान होकर अपने कमरे में जाती थी तो मैं इनके पीछे भागती और अपने छोटे छोटे हाथों से इनके जख्म साफ करती, इनके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दिया करती थी। फिर एक दिन वो हो गया जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक रात अम्मी ने मुझे नींद से उठाया और इस वक्त मैं सिर्फ 9 साल की थी और चुपके से घर के पिछली तरफ बने हुए गार्डन में ले गई। बाबा इन दिनों कारोबार के सिलसिले में दुबई में थे, इसीलिए अम्मी के दिन सुकून में गुजर रहे थे। हालांकि बाबा ने नौकर माँ पर पूरी नजर रखने के लिए रखे थे। न जाने बाबा अम्मी पर इस तरह पहरा क्यों लगवा कर रखते थे। बहरहाल अम्मी मुझे पिछले सहन में ले गई। वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं हैरत में इस तरफ देख रही थी जब अम्मी ने मेरे कान में ऐसी बात कही कि उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फटी फटी आंखों से अपनी अम्मी की तरफ देख रही थी। मुझे उनकी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, मगर मैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी और इस बात का मतलब भी बखूबी जानती थी जो मुझे अम्मी करने के लिए कह रही थी। मैंने अम्मी के सामने वो सब करने से इनकार कर दिया साफ, जिस पर अम्मी की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और यहीं पर मेरी ना
हाँ मैं बदल गई। फिर मुझे पता ही ना चला कब सब कुछ हो गया। मैं बस बेकान की अंदाज में अपनी अम्मी के हर हुक्म को मानती जा रही थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी अम्मी को मेरी वजह से कोई दुख ना मिले, क्योंकि मेरी अम्मी को मेरी वजह से पहले ही एक दुखी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अम्मी को दुखों से बचाने के लिए मैं अपनी किस्मत को कौन से कांटे लिख रही हूँ। आज मेरी अम्मी को धक्के पर धक्का देकर घर से निकाला गया था। मुझे लगा था कि ये सब तमाशा मामूल की तरह होगा। अब्बू अम्मी को बाहर निकाल देंगे और फिर कुछ वक्त बाद दादी अम्मी को घर में ले आएंगी और अब्बू को डांटे डपट कर कहते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कल जो हुआ था, मगर इस दिन अब्बू ने तमाशा नहीं किया था, बल्कि कारनामा था। जो उन्होंने सर अंजाम दिया था, उन्होंने मेरी माँ को तलाक दे दी थी और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया था, जबकि मुझसे मिलने का हक भी छीन लिया था। पहली बार मैंने अपनी माँ को खड़े होकर अब्बू की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए देखा था, एक दिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे चुंगल से जरूर निकाल कर ले जाऊंगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज जिस तरह तुमने मुझे बदनाम करके निकाला है, एक दिन तुम्हें इस बेइज्जती का जवाब सूद समेत देना होगा। मेरी इस बात को तुम याद रखना। मेरे जहन में जैसे झमाका हुआ था, तो माँ को पहले से ही मालूम था कि अब्बू इन्हें घर से निकाल देंगे और इसीलिए उन्होंने वो सब किया था। और अब माँ की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। उन्होंने मुझे वादा लिया था कि अब मुझे हर सूरत वो वादा पूरा करना था। लेकिन माँ को इस तरह से घर से निकाले जाते देखकर मेरे सर में शदीद दर्द की लहर उठी थी और मैं लहरा कर वहीं गिर पड़ी थी, जबकि मेरे हाथ में थामी हुई गुड़िया भी दूर जा गिरी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ आखिरी ठोकर खाकर घर से बहुत दूर जा गई थी। माँ को इस घर के हर रास्ते की खबर थी, इसलिए माँ के घर से जाने के 4-5 दिन बाद ही अम्मी एक रात चोरी चुपके मेरे कमरे में आई। इस रात भी मैं माँ को याद करके रोते रोते सोई थी। मैं अम्मी को देखकर फौरन इनसे लिपट गई। पापा के साथ मेरा कोई ऐसा अपनायत भरा रिश्ता नहीं था। वो अपने काम में मसरूफ रहा करते थे और गुस्से के तेज थे, इसलिए मैं इनसे दूर दूर रहती थी। अम्मी यहाँ खास मकसद से आई थी। वो मुझे मेरा वादा याद दिलाने आई थी और मुझे भी उनका वादा दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से याद था। उन्होंने मुझसे कुछ बातें सिखाई थी और फिर मेरा माथा चूमते हुए चली गई थी और मुझसे वादा किया था कि जब कभी इन्हें मौका मिला करेगा वो जरूर मुझसे मिलने आया करेंगे, लेकिन मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं। ये हम माँ बेटी का राज था। अगर मुझे इल्म होता मेरी माँ किस तरीके से अपना ईद का लिबादा ओढ़कर मेरी जिंदगी तबाह कर रही है, तो मैं कभी इनके झांसे में ना आती। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। माँ मुझसे मिलने आती रही। माँ जब भी मुझसे मिलने आती थी वो मुझे मेरा वादा जरूर याद दिलाती रही और कुछ नई बातें सिखा कर जाती थी, और मैं भी इन बातों को ऐसे ही याद रखती थी जैसे वो कोई कीमती मता हो। मैं इनकी हर बात पर बिना सोचे समझे अमल करती थी। अभी बाबा को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि जब इन्हें खबर होगी तो कैसा तूफान मेरी जिंदगी में आएगा, जो सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। कुछ अरसे से मैं देख रही थी कि मेरी माँ बहुत चुप चुप और कमजोर हो गई थी। वो पहले की तरह गर्मजोशी से मिलती जरूर थी, लेकिन मेरी बातों को ज्यादा तवज्जो से नहीं सुनती थी और ना ही मेरी बातों में ज्यादा से ज्यादा शामिल हुआ करती थी। बहरहाल मैं इनके आने में ही खुश रहती थी। और फिर एक दिन मेरी माँ मेरे सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं इनके रोने से बेहद परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे मजीद दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने इन्हें अपने साथ लिपटा लिया और कहा कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं तो मैं बिना दूसरा सवाल किए आपके साथ जहाँ चली जाऊंगी। बस आप इस तरह रोए मत। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। माँ रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, बस तुम्हारे सामने एक एतराफ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक क्यों दी, ताकि तुम किसी भी बात से अनजान ना रहो। इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करती, मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। माँ जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई और मैंने उठकर दरवाजा खोला तो अब्बू गैज़ो गजब की तस्वीर बने मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने सोने का ड्रामा करते हुए पूछा, क्या बात है बाबा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आए हैं? सब खैरियत तो है ना? जिस पर बाबा ने कहा, क्या वो बदजात औरत यहाँ पर आई थी? मुझे अपनी माँ के लिए ऐसा लफ्ज सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं पी गई और कहा, कौन बदजात औरत? बाबा ने जल्दी से मेरे कमरे में इधर उधर देखा और माँ को ना पाकर तसल्ली वाले अंदाज में मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके सोना। इस रात शायद बाबा ने मेरी माँ को घर में आते हुए देख लिया था, इसलिए वो इन्हें हर तरह से ढूंढ रहे थे और फिर इसके बाद मेरी अपनी माँ से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। मैंने इन्हें इनके आखिरी वक्त में देखा जब वो आंखें मूंद कर गहरी नींद सो रही थी। मुझे मेरे मामा बाबा जान से पता चला कि मेरी माँ को कैंसर था, जो आखिरी स्टेज पर था, और माँ ने इलाज नहीं करवाया था। उनकी सारी मिन्नतें और इल्तिजाएं बेकार गई थी और अपने इलाज के लिए नहीं मानी थी। और इनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी। न जाने माँ ने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया था, लेकिन माँ की बातें मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा थी। मेरी माँ मनो मट्टी तले दफन कर दी गई और इस दिन मैं आखिरी बार रोई थी। इस दिन के बाद एक नई हाले मुराद का जन्म हुआ था।
जो दुनिया की नज़र में इंतहाई बदतमीज, मुंह फट, बेबाक और जुबान दराज थी, जिसे किसी का भी कोई लिहाज नहीं था। मैं चुस्त और बारीक कपड़े पहनती, शराब नोशी करती, सिगरेट पीती, नाइट पार्टीज अटेंड करती और आधी आधी रात तक घरों से बाहर रहती। बाबा जिस चीज से मुझे रोकते थे, मैं उसे शौक से पूरा किया करती थी। मैं अपने बाप को अजियत पहुंचाना चाहती थी और इसमें 100% कामयाब रही थी। माँ के बाद उन्होंने मेरा ख्याल रखने की और मुझसे मोहब्बत जताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने इन्हें करीब आने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार मेरे बाबा लगते थे। मगर मैं यहाँ भी गलत थी। इन दिनों लोगों को लूटने का एक नया राज तरीका हुआ था। लोग मजलूम फकीरों और गरीबों की सूरत में अमीर घरों के सामने आते और अमीर लोग तरस खाकर इन्हें अपने घरों में काम देते थे और फिर वही मजलूम फकीर घर का सफाया करने के बाद फरार हो जाते और बाद में इनकी खबर ना मिलती। बाबा ने मुझे मोहतात रहने के लिए कहा था और कहा था कि मैं किसी भी राह चलते पर ऐसे ही तरस ना खाऊं। मैं वैसे भी किसी गरीब लाचार पर तरस नहीं खाती थी, मगर एक दिन ताबिश अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। ये 15 साला लड़का था जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर इसकी खूबसूरती को इसके बदहाली ने गहना दिया था। इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और पांव हाथ ऐसा लगता था जैसे महीनों से नहीं धोए। उसने मुझे मदद करने के लिए कहा। तभी बाबा की बातें मेरे जहन में गूंजने लगी और बाबा को तंग करने का ख्याल, एक नया तरीका मेरे दिल में आया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और घर ले आई। जब उसके घर वालों का पूछा तो वो कहने लगा कि दूर दराज के एक गांव में वो रहते हैं। मैं यहाँ शहर में काम के सिलसिले में आया था, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा, इसलिए भीख मांगकर अपना गुजारा करने पर मजबूर हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपने घर में रख लिया। बाबा को जब पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ताबिश को इस घर से निकाल दूं। मैंने अपने फैसले से 1 इंच ना पीछे हटी। मैं सिर्फ बाबा को तंग कर रही थी। ताबिश को कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता था, लेकिन वो दबे पांव मेरे कमरे में आ जाता था और हर वक्त मुझे देखता रहता था। आज भी जब मैं रो रही थी तो वो मेरे कमरे में चुपचाप आकर खड़ा हो गया था और मुझे देखता जा रहा था। मैंने उसे कमरे से दफा कर दिया था, लेकिन वो एक बार फिर से मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने गोलियों की वजह से बनूदगी में थी जब वो मेरे पास आया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर सीधे किए, मेरे पाँव से जूते निकाले और मुझ पर कंबल देने के बाद दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गया। मुझे उसकी सभी हरकतें महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उठकर उससे बात नहीं कर पा रही थी। आज उसका रवैया बिल्कुल किसी अपने की तरह था और वो मेरा अपना ही तो था। ताबिश कोई और नहीं बल्कि मेरी मासी का बेटा था। मेरी माँ जब तक इस घर में थी तब तक मेरी मासी मुझसे मिलती रही थी और आखिरी बार मैंने माँ की मौत पर मासी को देखा था, जिसके बाद मेरा कभी भी इनसे सामना नहीं हुआ था और मैं दर बदर के धक्के खाते हुए इन्हें ढूंढती रही थी। मासी को लगा था कि शायद मेरे बाबा ने मेरी माँ का सच मुझे बता दिया होगा, इसीलिए मैं इनसे नफरत करती होंगी। मेरी माँ ने शादी के बाद भी अफेयर चलाया था, जिसके बाद बाबा इनसे नफरत करने लगे थे और जब लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं रुकी थी, तभी बाबा ने इनको तलाक दे दी थी और घर से निकाल दिया था। मैं इस बात से नावाकिफ थी। शायद मेरी माँ मेरे सामने अपनी गलती का इतराफ करना चाहती होगी, लेकिन इन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। अब मेरी माँ मर चुकी थी, इसलिए मैंने दिल से माफ कर दिया था उन्हें, लेकिन मुझे अब भी मासी पर गुस्सा था और इनके बेटे पर। इसने भी ज्यादा दिया था। घर से निकाले जाने से पहले मेरी माँ ने मासी के बेटे के साथ मेरा निकाह करवा दिया था। मेरा शौहर मेरा बचपन का दोस्त शाहू था, जो माँ की मौत के बाद बिल्कुल ही लापता हो गया था। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी मुझे नहीं मिला था। अलबत्ता मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत में मैंने कभी किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया था। मैंने खुद को हमेशा उसकी अमानत समझकर संभाल संभाल कर रखा था। ताबिश को हमारे घर में भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहू ही था। फिर वो दिन भी आया जब शाहू से मेरा सामना होने वाला था। मासी ने उसकी तरफ से हजारों दलाइल दिए थे और कहा था कि हम गरीब थे, हमारी हैसियत नहीं थी। तुम्हारी हैसियत के बराबर होकर शाहू तुम्हारे सामने आना चाहता था और आज वो वक्त आ गया था जब शाहू मेरे सामने आने वाला था और मैं इससे बेहद नाराज थी और बात भी नहीं करने वाली थी। लेकिन जैसे ही शाहू मेरे सामने आया, मेरा मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन शहरियार हसन था, जिसने उस दिन पार्टी में मुझे छुआ था। उसने मेरे करीब आकर मेरा मुंह बंद किया और एकदम से मुझे गले से लगा लिया। मैं अपनी सारी नाराजगी भूल गई थी। अगर जिंदगी में कभी किसी नामहरम ने मुझे छुआ भी था तो वो दर हकीकत मेरा महरम ही था और यही बात मुझे मुतमईन करने के लिए काफी थी। मैंने बाबा से माफी मांग ली और अब खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ। गलत फहमियों की बुनियाद पर कभी भी अपने रिश्तों को जाया ना करें, वरना बाद में अजियत बहुत उठानी पड़ती है।